Friends, my name is Anshuman Sharma and welcome to our YouTube channel Nursing Arena. Today we're gonna discuss vital signs. और उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अपकमिंग एग्जाम हमारे आने वाले हैं, जैसे कि राजस्थान CHO एंड CRPF का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये स्पेशल क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी गई है। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लगा दी जाएगी, जिसमें हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे और जो एग्जाम के नियरेस्ट जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो उस टाइम हम आपको लाइव क्लासेस के अंदर जैसा एम्स नॉर्सेट में हम पेपर सॉल्व करवाते थे उसी टाइप से लाइव क्लासेस में हम CHO और CRPF से रिलेटेड पेपर को सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो सभी थोड़े टाइम बाद सभी क्लासेस रेगुलर शेड्यूल पर आने लग जाएगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाऊंगा और आज से हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटल साइंस। ये वाइटल साइंस का हमारा पार्ट 1 है। तो इसमें बनने वाले CRPF और स्पेशली CHO के हिसाब से जो बनने वाले क्वेश्चन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उसी टाइप में हम सुपरविजनली पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम वाइटल साइंस में बनने वाले सभी छोटे बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना किसी देरी के। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी पर्संस अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास हमारी डेफिनेशंस के साथ में। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल साइंस में क्या होता है? वाइटल साइन रिफ्लेक्ट द बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू इवैल्यूएट होमियोस्टैटिक बैलेंस। यही एक डेफिनेशन है जिसको हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी सभी मैं आपको एक एक एमसीक्यूज बताऊंगा यहाँ पे कि वाइटल साइन में कैसे एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर क्लास के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन टेलीग्राम पर मैं अपलोड करूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सॉरी। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है वाइटल साइंस के ऊपर। वाइटल साइंस क्या करते हैं? बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उनको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बताता है। इट मींस जैसे कि टेम्परेचर हुआ, पल्स हुई, रेस्पिरेशन रेट हुई, दीज आर द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो वाइटल साइंस जो होते हैं, वाइटल साइंस हमारी बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल स्टेटस या फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उनकी वेलबीइंग का, कि वो कितने प्रॉपर्ली ढंग से चल रहे हैं, तो उनका रिफ्लेक्ट कौन करता है? वाइटल साइंस। और होमियोस्टैटिक बैलेंस बनाए रखते हैं। क्या होता है? होमियोस्टैटिक बैलेंस बॉडी का बनाए रखते हैं। मतलब अगर हमारे जो वाइटल साइन वाले पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये सभी अगर हमारे नॉर्मल चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एक पर्सन होमियोस्टैटिक बैलेंस है पर्सन में और एक पर्सन वेल बीइंग है। इट मींस वो हेल्दी है। ओके। और एनी एबनॉर्मलिटीज भी हमको इन वाइटल साइन से मिलती है। तो हम अनदर एबनॉर्मलिटीज की भी बात करेंगे, पर्टिकुलर एक एक थिंग को देखते हुए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कि वाइटल साइंस में कौन कौन इंक्लूड होता है। ये तो हमने बात कर ली वाइटल साइंस की। अब वाइटल साइंस में इंक्लूड कौन कौन होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वाइटल साइंस के। तो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। जैसा मैं आपके सामने यहां लिखता हूं कि ये हो गए वाइटल साइन। वाइटल साइंस को एक ग्राफ में अगर दर्शाते हैं तो सबसे पहला होता है हमारा टेम्परेचर। क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट है टेम्परेचर, नेक्स्ट कंपोनेंट है पल्स, थर्ड कंपोनेंट है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। फोर्थ है हमारा ब्लड प्रेशर। फोर्थ है हमारा ब्लड प्रेशर। फिफ्थ है हमारा, जो कि यहां से एमसीक्यू बनता है, पेन। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। एंड लास्ट है हमारा SpO2। SpO2 का मतलब होता है ब्लड सेचुरेशन। क्या कहते हैं इसको? ब्लड सेचुरेशन। तो जो हमारी ये वाइटल साइंस की सीरीज चलने वाली है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 तक हम इसको कवर कर लेंगे। तो ऑल ओवर A to Z जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम यहाँ डिस्कस
करने वाले हैं। तो सुपरफिशियली हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। दीज आर द 6 कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग इन द वाइटल साइंस। तो जो फर्स्ट वाइटल साइन है वो है टेम्परेचर। तो यहीं से हम हमारे एमसीक्यूज का सिलसिला स्टार्ट करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू बनता है कि टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। बहुत बार सीएचओ और सीआरपीएफ में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पर्टिकुलर अगर चाइल्ड, इन्फेंट या फिर अडल्ट की बात करता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, वरना अगर आपसे नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाए, पैरामीटर की बात की जाए तो वो होगा 98.6 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। आगे हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में भी बदलना सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पल्स, वी ऑल नो 60 to 100 बीट पर मिनट। 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। रेस्पिरेशन देख लेते हैं 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। इनको जो हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। ब्लड प्रेशर वी ऑल नो 120/80 mm of Hg, दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एंड पेन के बारे में जो एमसीक्यू बनता है वो है फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है? पेन हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है। और SpO2 का मतलब क्या होता है? ब्लड सैचुरेशन। इट मींस ब्लड में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। ठीक है, ब्लड में, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट में अवेलेबल है। तो इसका नॉर्मल क्राइटेरिया होता है 90 to 100%। इतना अगर है SpO2 90 to 100% तो वो नॉर्मल होता है। तो यहां हमने एटलीस्ट 10 से 12 एमसीक्यूज की बात की है, जिसमें हमने नॉर्मल पैरामीटर्स की बात की कि 6 वाइटल साइंस होते हैं और ये नॉर्मल वैल्यूज होती है। तो यहाँ आपके 10 से 12 एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर की। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर। ओके, अब टेम्परेचर पे कैसे सवाल बनेंगे आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे पहला सवाल, टेम्परेचर पे पहला एमसीक्यू बनेगा कि हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है बॉडी के अंदर। तो हीट या फिर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द हीट रेगुलेटिंग सेंटर। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा ये हो गया। सेकंड बनेगा आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू पे, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री ऑफ सेल्सियस। ये हमारा सेकंड एमसीक्यू बन गया। थर्ड एमसीक्यू आपका यहां बनेगा, जो कि बनेगा कि टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे फर्दर इसके डिस्कशन की। तो इट इज द डिग्री ऑफ टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करती है। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दो टर्म की। फर्स्ट है हमारा थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस नेक्स्ट एमसीक्यू यहां बनेगा हमारा, व्हाट इज द थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मीन्स होता है केमिकल रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर या फिर हीट प्रोडक्शन। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट का प्रोडक्शन किससे होता है हमारी बॉडी में? केमिकल के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। वो भी हम बात करेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो थर्मोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब देखिए, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर क्या कह सकते हैं प्रोडक्शन, और लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें अगर कि थर्मोजेनेसिस हमारी बॉडी में मतलब हीट का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में किस किस वजह से होता है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होता है फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से, फूड ऑक्सीडेशन की वजह से।
मतलब जो आपके फूड का मेटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है। सेकंड हम बात करते हैं हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज सर्टेन टाइप के हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से, जैसे हम बात करेंगे T3 T4 ये क्या करते हैं, इनके इंक्रीज होने की वजह से मेटाबॉलिज्म होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, हीट का प्रोडक्शन। तो हार्मोनल कॉज हो गया। थर्ड अगर हम बात करें एक्सरसाइज, ठीक है, जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा लास्ट है डिजीज कंडीशन की वजह से। डिजीज कंडीशन, ठीक है, तो एक डिजीज कंडीशन है, ये भी हमारा एक कंडीशन है जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है या फिर थर्मोजेनेसिस होता है। जैसे कि सर्टेन इन्फेक्शन, वी ऑल नो इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, फीवर आता है, फीवर में क्या होता है, हीट प्रोडक्शन, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हीट का प्रोडक्शन किसकी वजह से, फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से, हार्मोनल कॉज जैसे T3 T4 का इंक्रीज होने की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, और सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन लाइक इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो यहां तक सभी का क्लियर है यहां तक सभी का क्लियर है, हमने थर्मोजेनेसिस पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट इसके ऑपोजिट, थर्मोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, थर्मोलाइसिस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, इससे हमारे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपने सारे मेथड देखे होंगे। थर्मोलाइसिस का मतलब मैं आपको यहां बता देता हूं हीट लॉस बाय फिजिकल रेगुलेशन। वी नो लाइसिस का मतलब मैंने आपको बताया था, लाइसिस का मतलब होता है लॉस होना, मतलब टूटना। तो यहां क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है बाय फिजिकल रेगुलेशन। बॉडी के फिजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, अगर हीट लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं थर्मोलाइसिस। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है थर्मोलाइसिस, किस किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट है कंडक्शन। फर्स्ट है हमारा कंडक्शन। बॉडी में हीट लॉस कैसे होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। कैसे होता है कंडक्शन का मतलब, आपको पूछेंगे एग्जाम में कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होने वाला हीट लॉस। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होने वाला हीट लॉस क्या कहलाता है, कंडक्शन। अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूं तो जैसे कि स्पंज बाथ हुआ, स्पंज बाथ, ठीक है। स्पंज बाथ में अपन क्या करते हैं, एक नैपकिन होता है, उसको वाटर में सक करके हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर रखते हैं। जो भी फीवर वाला पेशेंट होता है, जिसको पायरिथिया वगैरह होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम उस पे ठंडी पट्टियां रखते हैं। इट मींस स्पंज बाथ करवाते हैं। स्पंज बाथ में क्या होता है, नैपकिन डायरेक्ट पेशेंट की बॉडी के कांटेक्ट में है, तो क्या है वो डायरेक्ट कांटेक्ट। इस टाइप से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर लॉस होता है। बॉडी का जो फीवर है वो नॉर्मल पे आता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल में आता है। तो इस टाइप का जो कांटेक्ट होता है उसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हीट लॉस करवा रहे हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं हम, कंडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कन्वेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन की। हीट ट्रांसफर बाय एयर। देखिए, आपने सभी ने सुना होगा कि जब भी पेशेंट को फीवर होता है तो हम पर क्या करते हैं, उसको वेल वेंटिलेटेड रूम के अंदर उसको सुलाते हैं, वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे कि उसको फैन चलाना हुआ, विंडोज ओपन करना हुआ, उसके जो रूम की विंडोज ओपन कर दो, ताकि उससे क्या होगा, एक फ्रेश एयर आएगी,
जो इन्वायरमेंट की जो एयर है वो आएगी और उस एयर की वजह से क्या होगा, पेशेंट का टेम्परेचर लॉस होगा। क्या होगा, पेशेंट का टेम्परेचर कम होगा। तो इस टाइप का जो हीट लॉस होता है वो एयर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू, क्योंकि वेंटिलेशन में क्या होती है, एयर होती है, एयर वर्क करती है। तो एयर के थ्रू अगर वेंटिलेशन होना या एयर के थ्रू हीट का लॉस होना क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। और यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आपका क्लियर करता हूं। जो इंक्यूबेटर होता है, इंक्यूबेटर होता है जो कि हम छोटे बच्चों में यूज करते हैं, छोटे बच्चों के अंदर यूज करते हैं, इन्फेंट्स के अंदर। तो इंक्यूबेटर जो मशीन होती है वो कन्वेक्शन पर काम करती है। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, कन्वेक्शन पे। ये बार बार आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंक्यूबेटर जो है वो कन्वेक्शन प्रिंसिपल पर काम करती है। तो सभी को समझ में आया, एयर याद रखना आपको, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट याद रखना, इसमें एयर याद रखना। ओके, ये दो हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन, थर्ड हम बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, बॉडी के अंदर हीट का जो लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, हीट ट्रांसफर बाय द, हीट ट्रांसफर बाय द सब्सटेंस इंक्लूड चार्जेस ऑफ इवेपोरेट स्टेट। इवेपोरेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है, जो वाष्प के थ्रू जैसे हमारा पसीना निकलता है तो क्या होता है, वो इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। ओके, वाष्पीकरण का छोटे छोटे जो वाष्प है वो हमारी बॉडी के से निकल जाना, तो वो भी क्या करते हैं, हीट का लॉस करते हैं। क्या करते हैं, हीट का लॉस। और इसके अलावा एक और जो मेथड है वो मैं बता देता हूं, फोर यहीं पे, रेडिएशन। जो हीट का लॉस हो रहा है या हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो विदाउट कांटेक्ट हो रहा है, विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट। तो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है या हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है वो विदाउट एनी कांटेक्ट हो रहा है, तो वो कहलाता है रेडिएशन। इवेपोरेशन और रेडिएशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्वेक्शन एंड कंडक्शन से। कन्वेक्शन का मतलब थ्रू एयर हीट ट्रांसफर बाय द एयर, एंड नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट का ट्रांसफर होना। ओके, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि हीट का लॉस करते हैं। जैसे ये तो हो गया स्किन का मामला, ये तो हो गया स्किन का मामला। ठीक है, ये तो स्किन के थ्रू होता है सारा काम। ठीक है, जैसे मैंने आप सभी को एग्जांपल दिया था कि स्किन के थ्रू होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिससे थर्मोलाइसिस होता है, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा लंग्स के थ्रू, किडनी के थ्रू। ठीक है, लंग्स के थ्रू, किडनी के थ्रू एंड बाउल के थ्रू थर्मोलाइसिस इनके थ्रू भी होता है। किडनी थ्रू द रेस्पिरेशन, सॉरी, लंग्स थ्रू द रेस्पिरेशन, किडनी थ्रू द यूरिन, बाउल थ्रू द स्टूल। इनसे इतना नहीं होता पर इनका भी रोल होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल, एनल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर की। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंट साइड से अगर टेम्परेचर लिया जाता है तो उनका नॉर्मल रेशियो क्या होता है। ठीक है, चलिए, अगर ओरली अगर टेम्परेचर लेते हैं, ओरली यहां नहीं, ओरली टेम्परेचर लेते हैं तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा, 98, बिल्कुल एक्यूरेट, एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा ओरली नॉर्मल टेम्परेचर है। कितना है, ओरली नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हम एक्सिला की बात करते हैं, अगर हम एक्सिला की बात करते हैं, एक्सिला के थ्रू अगर टेम्परेचर लेते हैं तब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा एक्सिला के थ्रू नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तभी तो हम कहते हैं और रेक्टल,
रेक्टल कितना होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जैसे कि ओरली लिया तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्सिला 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। रेक्टल की तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। तभी तो हम कहते हैं, आप सभी ने क्लिनिकल में सुना होगा कि जब एक्सिला से टेम्परेचर लेते हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एक प्लस करके बताते हैं हमेशा, और इसमें क्या करते हैं, हमेशा एक माइनस करके बताते हैं। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो माइनस करके बताते हैं। ठीक है, तो यहां से भी सवाल बनता है कि अगर आपका टेम्परेचर एक्सिला से लिया है तो आप +1 करके बताएंगे, ओरल रेक्टली लिया है तो -1 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएंगे। तो मोस्ट प्रिफर्डली हम एक्सिला के थ्रू लेते हैं, मोस्ट प्रिफर्डली हम एक्सिला के थ्रू टेम्परेचर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में, सीजर वाले पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट में, इन पेशेंट में ओरली टेम्परेचर लेना क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों? क्योंकि सीजर वाला पेशेंट उसको चबा लेगा, अनकॉन्शियस पेशेंट भी उसको चबा सकता है, और जो बच्चे हैं वो भी उसको चबा सकते हैं और वो टूट सकता है। ठीक है, थर्मोमीटर तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें होता है, छोटे बच्चों के अंदर। दूसरा होता है एपिलेप्सी वाले केस के अंदर, मतलब जिसको फीड्स वगैरह आ रहे हैं, सीजर पेशेंट है उसको, और अनकॉन्शियस पेशेंट में ऑरली नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए और भी हम बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि अगला एमसीक्यू किस पे बनता है, तो अगला एमसीक्यू आपका थर्मामीटर पे बन सकता है। तो ये मैंने थर्मामीटर का इमेज बनाया है, थर्मोमीटर। ठीक है, इसमें 2 मार्किंग होती है, एक तरफ होती है सेल्सियस की और एक तरफ होती है फ़ारेनहाइट की, फ़ारेनहाइट की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये थर्मामीटर होता है, इसका ये पार्ट जो होता है वो उसे हम कहते हैं बल्ब। इसका जो आगे वाला पार्ट होता है जिसमें मर्क्यूरी फिल होती है उसे हम कहते हैं बल्ब, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टेन। क्या कहते हैं, जो पीछे वाला पार्ट होता है जहां से हम इसको होल्ड करते हैं वो उसको कहते हैं स्टीम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये हो गया बल्ब और ये हो गया स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि थर्मामीटर में जो मिनिमम मार्किंग एंड मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है, कितनी होती है वो हम बात करेंगे। मिनिमम मार्किंग कितनी होगी और मैक्सिमम मार्किंग कितनी होगी। देखिए 35 एंड 95, 35 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज द मिनिमम मार्किंग, इट इज द मिनिमम मार्किंग इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर 35 डिग्री तो सेल्सियस के अंदर, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मिनिमम मार्किंग होती है। मैक्सिमम मार्किंग की अगर बात करें तो 43.3 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम मार्किंग है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट मैक्सिमम मार्किंग है फ़ारेनहाइट के अंदर, और सेल्सियस के अंदर 43.3 डिग्री सेल्सियस। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचओ में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वन लाइनर एंड फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थर्मामीटर आपको याद कर लेना है, वाइटल साइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा ये तो हो गए मिनिमम और मैक्सिमम की। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वो बनता है कि टेम्परेचर लेने से पहले आपको थर्मोमीटर कैसे क्लीन करना है एंड टेम्परेचर लेने के बाद आपको थर्मोमीटर कैसे क्लीन करना है। तो एक प्रिंसिपल आप याद रखिए, एक प्रिंसिपल आपको याद रखना है हमेशा हर जगह। तो वो क्या है, वो है कि जब भी हम किसी वुंड को या किसी चीज को क्लीन करते हैं, ठीक है, जैसे वुंड हुआ, थर्मोमीटर हुआ, कोई सर्जिकल वुंड हुई, ठीक है, या कैथेटराइजेशन के अंदर कोई प्रोसीजर हो, तो जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो हमेशा लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की जाती है, लेस टू मोर कंटामिनेशन। ठीक है, तो जो भी हिस्सा लेस कंटामिनेटेड होगा उसे हम पहले क्लीन करेंगे और मोर कंटामिनेटेड की तरफ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्मोमीटर है इसका बल्ब पार्ट हो गया, ये इसका स्टेन पार्ट हो गया। तो बिफोर द प्रोसीजर मैं आंसर को मिटा देता हूं
कि बिफोर द प्रोसीजर, टेम्परेचर लेने से पहले क्या होता है, टेम्परेचर लेने से पहले हम कैसे क्लीन करते हैं सॉरी, तो बल्ब टू स्टीम बिफोर दी टेकिंग टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब टू स्टीम हम इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि बल्ब उस टाइम लेस कंटामिनेटेड होता है और स्टीम वाला जो पार्ट है वो मोर कंटामिनेटेड होता है। तो BS ऐसे याद रख सकते हो, बिफोर का मतलब BS याद रख सकते हो आप। पहले अल्फाबेट्स में B आता है फिर S आता है, क्यों? क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर आपने बल्ब को पेशेंट के टच किया है, तो इस टाइम में बल्ब क्या हो गया, मोर कंटामिनेटेड हो गया, और स्टीम क्या है, लेस कंटामिनेटेड है। तो आप कैसे साफ करोगे उसको, कैसे क्लीन करोगे, स्टीम टू बल्ब। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि बिफोर द प्रोसीजर बल्ब टू स्टीम, आफ्टर द प्रोसीजर स्टीम टू बल्ब होता है। मिनिमम और मैक्सिमम मार्किंग की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में बदलना। ये CHO के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आप मान के चलो, वाइटल साइंस से और कुछ आया ना है, ये क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आपको कन्वर्जन्स का क्वेश्चन जरूर आएगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है, लेस टू मोर कंटामिनेटेड, आफ्टर प्रोसीजर स्टीम टू बल्ब, बिफोर द प्रोसीजर बल्ब टू स्टीम, हम इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, और कैसे क्लीन करते हैं, बिल्कुल इस टाइप से सर्कुलेटरी मोशन के अंदर क्लीन करते हैं। डू नॉट बैक, इसको बैक नहीं करना वापस, बस एक बार ले गए और वो स्क्वायर को फेंक देना है। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है टेम्परेचर का, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये दो फॉर्मूलाज है जो आपको बिल्कुल याद करके जाने पड़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस अगर ज्ञात करना है तो आपको क्या दिया होगा, फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ होगा और उसको इसमें पुट करके फ़ारेनहाइट -32 into 5/9 एंड डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनकी मदद से हमारा एक क्वेश्चन सही हो सकता है। तो या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देके पूछ लिया जाएगा, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, और या फिर आपको क्वेश्चन देके पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे कि आपको दे दिया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कीजिए इसके अंदर डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करोगे, इस फ़ारेनहाइट को इस वाले फॉर्मूला के अंदर पुट कर दोगे। तो आप पुट कर दो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 into 5/9, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। इतना आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो हमने एग्जांपल की बात की। फर्दर जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल और जब हम इन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब लाइव क्लासेस के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्री रिकॉर्डेड क्लास है, इसी टाइप की रिकॉर्डेड क्लास आपको हर सब्जेक्ट की अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद हम जो हमारी क्वेश्चन सेशन है वो लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर से रिलेटेड। फर्स्ट बात कर लेते हैं हम ओरल टेम्परेचर के बारे में। अगर ओरली अगर हम कोई टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वहां क्या क्या होती है, तो उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट, एपिलेप्सी वाला पेशेंट, ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो हम यहाँ बात करेंगे। एपिलेप्सी वाले पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, सीजर वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो चिल्ड्रंस के अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ओरली टेम्परेचर लेना। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखने वाली जो बात है, अगर पेशेंट ने 10-15 मिनट पहले ही अगर कुछ ठंडा या कुछ गर्म खाया है तो उस टाइम में आपको
लगभग 30 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपको टेम्परेचर लेना है ओरली। अगर आपने किसी पेशेंट ने आइसक्रीम खाई, आइस चिप्स खाई या फिर हॉट टी पिया, मिल्क पिया, उसके बाद जस्ट बाद आपने टेम्परेचर ले लिया तो टेम्परेचर में अल्टरेशन आएगा। इसलिए उसको पहले पूछना है कि आपने कुछ खाया पिया तो नहीं है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है, सिचुएशन देखे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल टेम्परेचर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेक्टल टेम्परेचर कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो वी ऑल नो, जिस पेशेंट को डायरिया होगा, डायरिया वाले केस में, डिसेंट्री वाले केस में, डिसेंट्री वाले केस में, या फिर रेक्टल कैंसर, किसी पर्सन को अगर रेक्टल कैंसर है तो, और जो चौथी कंडीशन है वो है कि रेक्टल सर्जरी हो रखी हो। क्या? रेक्टल सर्जरी हो रखी हो। ठीक है। तो डायरिया, डिसेंट्री, रेक्टल कैंसर और रेक्टल सर्जरी वाले केस के अंदर रेक्टल टेम्परेचर लेना, रेक्टली टेम्परेचर लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर रेक्टल टेम्परेचर क्या है, रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो आपको अगर पता होगा किस किस में होता है तो आप आराम से वहां लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीवर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फीवर। टेम्परेचर आज हम पूरा क्लियर कर लेंगे, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर, यहां से सबसे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में। सीएचओ से लगाकर एम्स तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ टाइप्स ऑफ फीवर में से जरूर मिलेंगे, जिसमें हम क्या बात करेंगे, पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया और रिमिटेड फीवर, कांस्टेंट फीवर, लाइसिस, क्राइसिस, इस तरह के सभी को हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फीवर। बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फीवर में, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे जब पेशेंट का टेम्परेचर होता है तो उसे हम किस टर्म से जानते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया इट मींस 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो उसे हम लो पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया टर्म स्टैंड्स फॉर द फीवर। फीवर नहीं, मेडिकल टर्म में हम हमेशा पायरेक्सिया, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को हम पायरेक्सिया कहते हैं, फीवर कभी नहीं कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडरेट पायरेक्सिया। 100 टू 103, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 100 से लगाकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर टेम्परेचर है तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया मतलब 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अगर टेम्परेचर है पेशेंट का तो उसे हम कहेंगे हाई पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया किसको कहते हैं, अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर अबव है, ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर पायरेक्सिया या फिर हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया, किसे कहते हैं, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर कम है, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर कम है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कहे कि नॉर्मल टेम्परेचर को हम किस टर्म से जानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम किस टर्म से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूथर्मिया। सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, यूथर्मिया कहते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सभी पर क्वेश्चन बन सकता है, ये जितने भी पॉइंट्स है, बुलेट्स है, इन सभी पे क्वेश्चन बन सकता है। आपको डायरेक्ट देके पूछ सकता है कि 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो उस पेशेंट को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, तो आपको चार ऑप्शन देंगे, लो पायरेक्सिया, मॉडरेट, हाई पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया। क्या लिख कर आओगे, बिल्कुल हाई पायरेक्सिया आपको लिखकर आओगे। ओके, तो अगर क्वेश्चन में आए कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर अबव है, ज्यादा है, तो उसे हम किस टर्म से जानते हैं, उसे हम जानते हैं या तो हाइपर पायरेक्सिया या फिर हाइपरथर्मिया। ज्यादातर हाइपरथर्मिया आपको देखने को मिलेगा। हाइपोथर्मिया लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या कहते हैं, यूथर्मिया। यूथर्मिया का मींस होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर का जो
टर्म है उसे कहते हैं यूथर्मिया। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए और अनदर फीवर्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर होते हैं वो कैसे होते हैं। वो तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली थी। अब टाइप्स ऑफ फीवर क्या है कि फीवर के पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको टर्म दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्राइसिस। फर्स्ट है हमारा क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर। क्या है इसे हम कैसे कहेंगे? सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर। सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का सडन गिर जाना। सडन एकदम हाई फीवर था और एकदम से क्या हो गया? सडनली नॉर्मल आ गया। विद इन कुछ आवर्स के अंदर क्या हो गया? सडनली वो नॉर्मल आ गया। तो उसे हम कहेंगे क्राइसिस। क्या कहेंगे? क्राइसिस, सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर। ओके, ये दो टाइप का होता है। एक होता है नंबर 1 होता है ट्रू और नंबर 2 होता है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स और ट्रू क्राइसिस, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रू क्राइसिस हम कब कहेंगे? कि जब पेशेंट का टेम्परेचर सडनली नॉर्मल आ गया, मतलब फीवर था और फीवर से उसको सडनली नॉर्मल हो गया और पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है वो इंप्रूव हो रही है। अगर इंप्रूवमेंट के साथ में अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रू क्राइसिस। क्या कहेंगे? ट्रू क्राइसिस। और फॉल्स क्राइसिस जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल तो आ रहा है, सडनली पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल आ गया पर पेशेंट की कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो उसे हम फॉल्स क्राइसिस कहेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी क्राइसिस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसिस की। व्हाट इज लाइसिस? लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है जिगजैग मैनर में क्या होना? जिगजैग मैनर के अंदर टेम्परेचर का फॉल होना। ठीक है, जैसे कि आज जो टेम्परेचर था वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक है, फिर क्या हुआ? कल 102.8 हो गया और परसों फिर से 110 हो गया। तो इस टाइप से जिगजैग मैनर के अंदर आना। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिगजैग मैनर के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर फॉल हो रहा है। जैसे कि आज 102 था, कल उसका 102.8 हो गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। फिर उसका अगले दिन या फिर कुछ घंटों बाद 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, मतलब फिर से कम हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम के अंदर अगर पेशेंट का टेम्परेचर उतर रहा है उसे हम लाइसिस कहेंगे। ये ग्राफ देके भी आपको, इस टाइप का ग्राफ देके भी आपको पूछ सकता है कि ये फीवर का कौन सा मैनर है, ये फीवर को लाइसिस होने का कौन सा मैनर, तो आप कहोगे लाइसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट फीवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांस्टेंट फीवर से भी बार बार क्वेश्चन बने हैं। कांस्टेंट फीवर का मतलब होता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। इट मीन जैसे कि मॉर्निंग के अंदर पेशेंट को फीवर है, मॉर्निंग के अंदर पेशेंट को मॉर्निंग के अंदर जैसे पेशेंट को फीवर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उसको मॉर्निंग के अंदर है तो ज्यादा से ज्यादा उसको इवनिंग के अंदर 100 हो जाएगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना सा वेरिएशन ही उसको देखने को मिलेगा। 100 हो जाएगा या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इतना सा टेम्परेचर सुबह और शाम में उसको फर्क दिख सकता है, वरना फीवर कभी भी नॉर्मल नहीं पहुंचता। ठीक है, अगर फीवर उस डिजीज कंडीशन में नॉर्मल नहीं पहुंच रहा तो उस टाइप की फीवर को हम कांस्टेंट फीवर कहते हैं। नाम से ही पता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है वो पेशेंट का फीवर कभी भी नॉर्मल नहीं पहुंचेगा, बस वेरिएशन इतना हो सकता है, सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस उसका वेरिएशन हो सकता है, इससे ज्यादा उसको फीवर में वेरिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमिटेंट फीवर की। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रिमिटेंट फीवर की, इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। डज नॉट रीच नॉर्मल। इस टाइप का फीवर भी क्या होता है? इस टाइप की फीवर में भी क्या होता है? डज नॉट रीच नॉर्मल। और मॉर्निंग और इवनिंग का जो इंटरवल रहेगा, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग का जो हम क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग और इवनिंग का जो वेरिएशन रहेगा वो वेरिएशन 2 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस से
ज्यादा हो सकता है, इसमें 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। याद रखिए कांस्टेंट फीवर में क्या होगा, 2 डिग्री से ज्यादा, नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। और इसमें मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसमें वेरिएशन हो सकता है। और दोनों में सिमिलर चीज क्या है, दोनों ही डज नॉट रीच नॉर्मल, बोथ आर डज नॉट रीच नॉर्मल। कांस्टेंट फीवर में भी नॉर्मल नहीं पहुंचता है और लिमिटेड फीवर में भी नॉर्मल नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है फिक्स इंटरवल होता है, फिक्स्ड इंटरवल, जैसे कि फीवर एवरी 3 डेज, जैसे कि हर 3 दिन के अंदर बुखार आना। ठीक है, जैसे कि आज पेशेंट को फीवर था पूरे दिन या फिर कुछ घंटे या फिर 7-8 घंटे फीवर था पेशेंट को, फीवर, और उसको कल नहीं आया, परसों नहीं आया और उसके अगले दिन भी नहीं आया, 3 दिन तक फीवर नहीं आया और फिर चौथे दिन उसको क्या हो गया, फिर से फीवर आ गया। तो एक फिक्स्ड इंटरवल, एक जो फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड अंतराल के दौरान अगर उसको टेम्परेचर आ रहा है तो उस टाइप की टेम्परेचर को हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। हर 2 दिन में या फिर हर 3 दिन में, हर 4 दिन में उसको आना, जैसे कि हर 3 दिन के अंदर उसको क्या होना, फीवर आना। ये किस तरह का फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर। ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, पेशेंट विद मलेरिया, पेशेंट विद मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जैसे पेशेंट में क्या होता है, हर 3 दिन में उसको क्या होता है, फीवर होता है, चिल्स होता है। तो इस टाइप का जो फीवर होता है इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। इनवर्स फीवर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि इनवर्स फीवर क्या है, जो हाईएस्ट रेंज है। इनवर्स फीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाईएस्ट इन मॉर्निंग एंड लोएस्ट इन इवनिंग। ठीक है, जो इनवर्स फीवर से आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर होगा हाईएस्ट इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में हाईएस्ट नोट किया जाएगा और इवनिंग में लोवेस्ट नोट किया जाएगा, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। इससे आपको याद रखना है इनवर्स फीवर। तो एक बार सभी को देख लेते हैं। क्राइसिस का मतलब होता है सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर, 2 टाइप का होता है, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट होता है लाइसिस, जिगजैग मैनर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर का उतरना। कांस्टेंट फीवर, मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा फर्क नहीं होना और डज नॉट रीच नॉर्मल। लिमिटेड फीवर की अगर बात करें, डज नॉट रीच नॉर्मल, लिमिटेड फीवर भी नॉर्मल नहीं पहुंचता, पर मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका क्या होगा, वेरिएशन होगा। इंटरमिटेंट फीवर की अगर बात करें तो फिक्स्ड इंटरवल, जैसे कि हर 3 दिन में बुखार आना, ठीक है, हर 2 दिन में, हर अगले दिन, एक दिन छोड़ के, एक फिक्स इंटरवल के दौरान उसको बुखार आना। इनवर्स फीवर हाईएस्ट इन मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन इवनिंग, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पल्स और रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन के बारे में बात करेंगे, जो हमारे अगले पार्ट्स हैं। तो आज से ही हम CHO CRPF की तैयारियां शुरू करने लग चुके हैं। ठीक है, तो आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, साथ ही साइकोलॉजी, CHM, MSM और पीडिया, OBG सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको लगा दी जाएगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।